बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर, आज हम अपना थर्ड पोर्शन इस बुक का स्टार्ट करने लगे हैं। दैट इज़ अबाउट एवोल्यूशन। इस जो पोर्शन है उसके अंदर दो चैप्टर्स इंक्लूड करेंगे हम। एवोल्यूशन एज ए हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव एंड सेकंड विल बी एवोल्यूशन एंड जीन फ्रीक्वेंसीज। चैप्टर नंबर 11 हम स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज़ एवोल्यूशन अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। बेसिकली कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि इंसान के जहन में शुरू से आ रहे हैं प्री हिस्टोरिक टाइम से, कि इंसान जो है या दूसरी जो एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ हैं वो किस तरह से इवॉल्व हुई, क्यों इवॉल्व हुई। और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों के जहनों में प्री हिस्टोरिक टाइम से एग्जिस्ट करते हैं। उसके बारे में मुख्तलिफ़ तरह की स्टडीज़ की गई, डिस्कवरीज़ हुई, और इसमें हम मुख्तलिफ़ तरह के नाम जो रिनोन्ड हैं पहले से ही पढ़ चुके हैं, जैसे लामार्क है, डार्विन है। इनके नाम एवोल्यूशनरी स्टडीज़ के लिहाज से काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। तो जो हमारे बेसिकली हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, हिस्टोरिकल जो सारी थेरीज़ हैं और मैनिपुलेशंस हैं एवोल्यूशन के बारे में, वो इस चैप्टर का हिस्सा होंगी। बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम। Questions of Earth's origin and life's origin have been on the minds of humans since prehistoric times, when accounts of creation was passed orally from generation to generation। यानी पहले कुछ ऐसी डिस्कवरीज़, कुछ ऐसी तहकीकात या कोई रिसर्च वगैरह जब नहीं थी मौजूद प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, तब भी इंसान के जहन में ये क्वेश्चंस उठते थे और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये मुंतकिल होते गए क्वेश्चंस। फॉर मैनी पीपल दीज क्वेश्चंस सेंटर्ड अराउंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पर्पस। यानी पहले लोगों का ख्याल सिर्फ ये था कि क्यों हुआ ऐसा, या मकसद क्या है इस चीज़ की तख्लीक का, यानी एनिमल्स का या प्लांट्स का या इंसान की तख्लीक का क्या मकसद है। Religious and philosophical writings help provide answers to such questions. Why we are here, what is human nature really like, how do we deal with our mortality, यानी इस तरह के questions पहले prevail करते थे। Many of us also concerned with others very different questions of origin। यानी अब हम being a scientist जो है वो कुछ और भी किस तरह के questions mind में उठते हैं। That is how old is the planet Earth, how long has a life been on Earth, how did life arose on Earth, how did a certain animal species come into existence। Answers of these questions come from the different authority, that is scientific inquiry। अब इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे देखेंगे जो कि प्रिलिमिनरी आइडियाज़ थे, जैसे लामार्क हो गया, उनके आइडियाज़ पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली हमारा एम्फेसिस जो है वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के ऊपर होगा, और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, जो कि बेसिकली डार्विन के नज़रियात थे और डार्विन की ही पब्लिकेशंस थी। उसमें हम देखेंगे कि बेसिकली जो उसने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरी प्रेजेंट की थी, उसका मकसद ये था ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहने का कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन इज़ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट का मतलब क्या है कि एक लीनिएज जनरेट करना या अगली नस्लों का पैदा होना, या डिसेंट का सिंपली डिसेंडेंट्स आप कह सकते हैं, डिसेंडेंट्स विद मॉडिफिकेशन, कि जैसे जैसे अगली जनरेशन्स आती जाती हैं उनमें मॉडिफिकेशंस होती जाती हैं और इस तरह से वो प्रिवेल करती जाती हैं। दिस सिंपली मीन्स दैट स्पीशीज़ चेंज ओवर टाइम। एवोल्यूशन बाय इटसेल्फ डज नॉट इम्प्लाई एनी पर्टिकुलर लीनिएज और एनी पर्टिकुलर मैकेनिज्म, एंड वर्चुअली ऑल द साइंटिस्ट एग्री दैट एविडेंस ऑफ चेंज इन ऑर्गेनिजम्स ओवर लॉन्ग टाइम पीरियड्स इज ओवरवेलमिंग। यानी फिर साइंटिस्ट्स को जब स्टडीज़ की, उन्होंने रिसर्चेस की, तो बहुत सारे एविडेंसेस टाइम के साथ साथ मिले, और उसने इस चीज़ का सबूत भी दिया कि वाकई जो टाइम के साथ साथ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है वो प्रिवेल करता है और हकीकत में मौजूद है। तो इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं प्री डार्विनियन थेरीज ऑफ चेंज। प्री डार्विनियन का मतलब है कि डार्विन से पहले जो लोग इसके बारे में रिसर्चेस कर रहे थे या स्टडीज़ कर रहे थे, उनके क्या नज़रियात थे इसके बारे में। द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन डिड नॉट ओरिजिनेट विद चार्ल्स डार्विन। सम ऑफ द अर्लीस्ट रेफरेंसेस टू एवोल्यूशनरी चेंज आर फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक्स। बहुत से यूनानी लोग उससे पहले भी इस तरह की स्टडीज़ करते रहे थे। द फिलोसफर्स एम्पेडोकल्स एंड एरिस्टोटल डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट्स ऑफ चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर टाइम। Georges Louis Buffon had spent many years studying comparative anatomy. His observations of structural variations in particular organs of related animals, and especially his observations on vestigial structures, यानी उसमें और भी साइंटिस्ट के नाम आते हैं। तो बुफॉन ने बेसिकली जो किया था, his studies convinced him that change must have occurred during the history of life on earth। तो इन साइंटिस्ट का भी कहना यही था कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसके साथ साथ एनिमल्स में या पर्टिकुलर स्पीशीज़ में कुछ चेंज आती हैं, और आखिरकार हमें एक टोटली नई स्पीशीज़ देखने को मिलती है। एरस्मस डार्विन, अ फिजिशियन एंड द ग्रैंडफादर ऑफ चार्ल्स डार्विन, वाज इंटेंसली इंटरेस्टेड इन क्वेश्चंस ऑफ ओरिजिन एंड चेंज। ही बिलीव्ड इन कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स। अब इवन जो चार्ल्स डार्विन है, उसके जो ग्रैंडफादर थे एरस्मस डार्विन, उनकी भी कुछ स्टडीज़ मौजूद हैं। उन्होंने भी ये बेसिकली जो थ्योरी उनके माइंड में थी कि हर एक जो ऑर्गेनिज़म है, स्पेशली जो एनिमल्स हैं, उनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं,
जैसे हम आजकल भी एवोल्यूशन में यही कहते हैं कि प्रोटोजोन से आगे जाकर सारी जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ है वो ओरिजिनेट करती हैं। फिर आता है लामार्क का नाम। लामार्क एन अर्ली प्रोपोनेंट ऑफ एवोल्यूशन, यानी लामार्क एक ऐसा साइंटिस्ट था, एक ऐसा रिसर्चर था जिसके नज़रियात जो है एवोल्यूशन को आप कह सकते हैं उसको फॉलो करते थे, या वो एवोल्यूशन का जो है वो हामी था एक तरह से। जीन बैप्टिस्ट लामार्क was a distinguished French zoologist. His contribution to zoology include important studies of animal classification. Lamarck, however, is remembered more for the theory of how change occurs. He believed that species are not constant and that existing species are derived from the pre-existing species. अब लामार्क ने भी यही बेसिकली तस्वर पेश किया, लेकिन थोड़ा सा इसका अर्ली पीरियड था, इसकी रिसर्चेस को इतनी जो है वो बैक सपोर्ट नहीं मिली थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसका नाम रिनोड नहीं आता, और ये इसको हम तकरीबन जो है एक आध थेरी के हवाले से जानते हैं। अदरवाइज़ इसकी ज़ूलॉजी में मुख्तलिफ जो है वो कंट्रीब्यूशन है, जैसे क्लासिफिकेशंस के हवाले से या एवोल्यूशन की सपोर्ट के हवाले से इसका नाम बहुत जो है वो रिनोन्ड है। लामार्क rather elaborate explanations for evolutionary change involved a theory that was widely accepted in the early 1800s called the theory of inheritance of acquired characteristics. यानी नॉर्मली आपने जो मैट्रिक और एफएससी में भी पढ़ा होगा कि लामार्क को उसकी theory of inheritance of acquired characteristics के नाम की वजह से ही पहचाना जाता है। इसका थेरी का नाम ही बताता है theory of inheritance of acquired characters, यानी जो कैरेक्टर्स एक एनिमल या कोई भी स्पीशी जो है एक्वायर कर लेती है एनवायरनमेंट के साथ साथ उसको अडॉप्ट कर लेती है, और वही करैक्टर्स उसमें आगे जाकर चलते हैं, वही सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जिन करैक्टरिस्टिक्स को, जिन फीचर्स को वो यूज़ नहीं करते हैं एनिमल्स, वो आहिस्ता आहिस्ता डिजेनरेट हो जाते हैं या वेस्टिजियल ऑर्गन्स बन जाते हैं। Lamarck believed that organisms develop new organs and modify the existing organs as the environmental problems present themselves. यानी जैसे जैसे एनवायरनमेंट में कोई मुश्किलात आती हैं या एनवायरनमेंट जो कि कोई चैलेंजेस एक एनिमल को देता है, उसके हिसाब से एनिमल कैसे अपने आप को प्रिपेयर करता है और कौन से ऑर्गन्स यूज़ करता है और कौन से नए चीज़ें अपने अंदर डेवलप कर लेता है। इस चीज़ को उसने एवोल्यूशन का नाम दिया था। In other words, organs change as the need arises. Lamarck illustrated this point with the often quoted example of giraffe. He contended that ancestral giraffes had short necks, much like those of any other mammal. Straining to reach higher branches during browsing resulted in the acquiring of higher shoulders and longer necks. यानी जिराफ के बारे में जो नॉर्मली एग्जांपल कोट की जाती है, उसकी थ्योरी के रेफरेंस से वो ये था कि जिराफ जो थे वो पहले शॉर्ट नेक्स वाले थे, उनकी गर्दनें इतनी लंबी नहीं थी जैसे बाकी मैमल्स की छोटी गर्दनें थी, उसी तरह था। लेकिन क्या था कि कंपटीशन की वजह से और फूड की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से उसको हायर ब्रांचेस के ऊपर पहुंचना पड़ा, और इस तरह मुख्तलिफ वेजिटेशन लेने के लिए या फूड लेने के लिए उसके जैसे जैसे ये अडेप्टेशन होती गई कि हायर ब्रांचेस को उसने चूज़ किया फूड लेने के लिए, तो उस साथ साथ ही उसके आहिस्ता आहिस्ता उनकी गर्दनें और उनके शोल्डर जो है वो ऊंचे हो गए और लंबी हो गई गर्दनें। दीज मॉडिफिकेशंस प्रोड्यूस्ड इन वन जनरेशन वर पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी एक अगर पेरेंट्स के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुई है तो उसके जो ऑफ स्प्रिंग्स थे उनके अंदर भी ये कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गई। अब इसी वजह से यहाँ पे एक कमज़ोरी रह गई लामार्क की थ्योरी के अंदर कि कैसे हो सकता है कि एक जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है वो पेरेंट्स के अंदर फेस करने को आई तो वो अगली जनरेशन में कैसे शिफ्ट हो गई। लामार्क वेंट ऑन टू स्टेट दैट द यूज़ ऑफ एनी ऑर्गन रिजल्टेड इन दैट ऑर्गन बिकमिंग हाईली डेवलप्ड एंड द डिसयूज रिजल्टेड इन जी जनरेशन। अब एक तरह से उसका आइडिया था दुरुस्त के एनवायरमेंटल चेंज जो है वो प्रपोज करती है कोई ना कोई चेंजेस के बारे में, एनिमल के अंदर कोई चेंजेस आए, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं थी इस लिहाज से कि वो जेनेटिक्स की स्टडीज़ नहीं रखता था या उसको ये आइडिया नहीं था कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में कैसे चीज़ें जो है वो इनहेरिट होती हैं। दस द एवोल्यूशन ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर सच एज द वर्टिब्रेट आइज कुड बी एक्सप्लेन्ड। Lamarck published his theory in 1802 and defended it in the face of social and scientific criticism. उसके बाद जैसे हम जानते हैं साइंटिफिक मेथड में थ्योरी को जो है वो क्रिटिसिज्म के लिए दूसरों के सामने, साइंटिस्ट के सामने, आवाम के सामने रखा जाता है। उसके बाद उसके देखा जाता है कि किस हद तक उसको सपोर्ट किया जा रहा है। सोसाइटी इन जनरल वाज अनएक्सेप्टिंग द आइडियाज ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज एंड द एविडेंस फॉर एवोल्यूशन हैड नॉट बीन डेवलप्ड थॉरोली एनफ टू कन्विंस मोस्ट साइंटिस्ट। अब पहली बात तो ये थी कि सोसाइटी जो उस वक्त एग्जिस्ट करती थी लामार्क के ज़माने में, उनका आइडिया ही ऐसा नहीं था, उनके जहन ही ऐसे नहीं थे कि वो एवोल्यूशन को एक्सेप्ट करते कि चेंजेस भी आती हैं टाइम के साथ साथ। तो बुनियादी नुक्ता ही ये था। लामार्क को जो मुश्किलात फेस करनी पड़ी वो यही था कि लोग उसके ओपोनेंट्स थे, वो चाहते ही नहीं थे इस चीज़ के बारे में जानना कि एवोल्यूशनरी चेंजेस आती हैं टाइम के साथ। दूसरी बात यह कि उस वक्त तक ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट भी मौजूद नहीं थे जो कि स्टडीज़ कर रहे हों इस तरह की और इस तरह से उसको कोई सपोर्ट मिलती।
Thus, Lamarck was criticized in his day more for advocating the ideas of evolutionary change than for the mechanisms he proposed for that change. तो उसके नज़रिया को यानी उसने जो चीज़ बताई थी कि कैसे एक्वायर्ड करेक्टर्स का अटेनमेंट होती है ऑर्गेनिज्म में, उसको तो तवज्जो दी ही नहीं गई। तवज्जो ही इसी बात पर रखी गई कि उसने ये नज़रिया पेश क्यों किया, यानी एवोल्यूशनरी चेंज कैसे आती है और क्यों कहता है ये बंदा कि इस तरह का काम होता है। टुडे ही इज़ क्रिटिसाइज्ड फॉर डिफेंडिंग अ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशनरी चेंज दैट इज़ नाउ नोन टू लैक द रीजनेबल सपोर्टिव एविडेंस। यानी आज तो हम जानते हैं कि एवोल्यूशन तो बेशक एग्जिस्ट करता है, लेकिन लामार्क को क्रिटिसाइज़ अब इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका जो बेसिकली आइडिया था, जो उसकी थेरी थी, उसको सपोर्ट उसके अपने एविडेंसेस मौजूद नहीं थे कि जिस तरह से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कोई चीज़ें मुंतकिल होती हैं वो किस बेस के ऊपर करती हैं। फॉर अ चेंज टू बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन इट मस्ट बी बेस्ड ऑन जेनेटिक चेंजेस इन द जर्म सेल्स। यानी अब हम ये जानते हैं कि अगली जनरेशन में किसी भी फीचर, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक होने के लिए हमें हमेशा जेनेटिक चेंजेस चाहिए होती हैं जो कि उसके जर्म सेल्स में यानी एग्स में या स्पर्म्स में उस जो भी फीचर, जो भी क्रोमोसोम्स के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं वो होंगी, तभी अगली जनरेशन में जाएगा कोई फीचर। Changes in giraffe necks as envisioned by Lamarck could not be passed on because they did not originate as changes in the genetic material. Even though Lamarck's mechanism of change was incorrect, he should be remembered for his steadfastness in promoting the idea of evolutionary change and for his other accomplishments in zoology. यानी अगरचे उसका एवोल्यूशन का जो है वो सारी तहकीकात आप कह सकते हैं कि जो उसने की उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली या क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन उसकी और बहुत सी कॉन्ट्रीब्यूशन ज़ूलॉजी में है जिसकी वजह से उसको याद रखा जा सकता है।